गाइस, तो कैसे हो सब लोग। आज हम लोग ड्रीम एज 2026 का 21 जनवरी 2026 का शिफ्ट वन मतलब मॉर्निंग शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस आए थे केमिस्ट्री के रिलेटेड वो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो ये ध्यान रखना क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है तो गलतियां हो सकती है। इट्स नॉट कि इसमें जितने भी पूरा क्वेश्चंस एकदम पूरा फुल्ली पेपर में दिखने जाएगा, इससे थोड़ा इधर उधर हो सकता है। बट इन जनरल केसेस में सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है क्योंकि हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से सारे बच्चों का रिव्यू आता है, तो रिव्यू के बाद ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनता है। तो उससे तुम्हारे पास जो डेटा आता है वो डेटा ऑलमोस्ट सिमिलर ही आता है, तो उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आज करना है तो पेपर सॉल्यूशन में 21 जनवरी 2026 का पहला शिफ्ट जो पहला पेपर था। तो आज का पेपर के बारे में थोड़ा सा बात करूं तो पेपर के बारे में मैथ्स बहुत ज्यादा थोड़ा सा टफ आया था और रिलेटिवली फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा आसान रहता। अब किसी का कहना था कि फिजिक्स ज्यादा टफ था केमिस्ट्री से, किसी का कहना था केमिस्ट्री ज्यादा टफ था फिजिक्स से, एंड वाइस वर्सा। तो केमिस्ट्री का पेपर ऑलमोस्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट एनसीईआरटी का बेस्ट था और काफी ज्यादा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी था एंड इनफैक्ट बहुत लेंथी पेपर बना था केमिस्ट्री के रिलेटेड। बट उतना ज्यादा केमिस्ट्री का लेंथी पेपर मतलब मुझे देख कर लगा नहीं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसा भी था डायरेक्टली हो सकता था। सवाल सॉल्व करेंगे उसके बाद। और अच्छा, एक चीज है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस या फिर पेपर सॉल्यूशन करने का ये फायदा होता है, कभी कभार क्या होता है कि एक शिफ्ट के दूसरे शिफ्ट में क्या होता है कि कभी कभार पेपर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रिपीट हो जाता है, ऑलमोस्ट नॉट कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है। जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास आ रहा था वही सिमिलर कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। ऐसा हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। तो दूसरे पेपर दूसरे शिफ्ट देने से पहले या फिर कल का 22 जनवरी शिफ्ट देने से पहले 21 जनवरी का 2026 का देखना थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ये सब देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अच्छा, तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा बात आज करना ही है। आज थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे पास थोड़ा बात का मतलब उसका रिलेटेड करके जाना, या फिर आज का पेपर का जैसे कि केमिस्ट्री में स्टोइकोमेट्री से ज्यादा वेटेज आया था, ये कितना कैसे हुआ था वो आज हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन वन सेक्शन ए मतलब तुम्हारे पास जो कि पहला सेक्शन आता है एमसीक्यू का, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन का। मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन में जो तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर वन, पीबीसीएल2 प्लस के2सीआरओ4 से ए प्लस केसीएल जा रहा है। तो अगर तुम्हारे पास पीबीसीएल2 प्लस के2सीआरओ4 लिए तो पीबीसीएल2 प्लस के2सीआरओ4 ए रिएक्शन ए देगा प्लस केसीएल देगा। तो तुम अगर देखोगे ध्यान से तो के2 पीबीसीएल2 के मतलब इधर से अगर आयनिक रिएक्शन तो पीबी2 प्लस प्लस 2सीएल माइनस देता है, और इधर से के2सीआरओ4 क्या देगा, के2सीआरओ4 तुम्हारे पास देगा दो पोटेशियम प्लस देगा, और तुम्हारे पास सीआरओ4 2 माइनस देगा। अब इधर केसीएल तुम्हारे पास दिया हुआ है, केसीएल दिया हुआ है मतलब सीएल और पोटेशियम मिलके तुम्हारे पास केसीएल बना चुका है। तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, लेड प्लस बचेगा और सीआरओ4 बचेगा। तो तुम्हारे पास जो ए बनेगा वो क्या बने जाएगा, पीबी सीआरओ4 बन जाएगा। अब लेट पीबी सीआरओ4, क्योंकि पीबी 2 प्लस होता है सीआरओ4 भी 2 माइनस होता है, तो दोनों मिलकर लेट क्रोमेट बन देगा। उसके बाद जो ए बना है तुम्हारे पास, ए के साथ एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करने बोला है। एक्सेस तुम क्या करोगे, पीबीसीआरओ4 तुम्हारे पास पहले से ही है, उसके साथ साथ तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के दिए, वो भी एक्सेस में दिया है। एक्सेस में दोगे तो क्या होगा, उसके साथ साथ क्या जनरेशन होगा, उस इसको ये कन्वर्ट होता है पीबीओएच होल 4 में, और उसके साथ साथ दो सोडियम उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके बैलेंस करते हैं क्योंकि लेड 2 प्लस और ओही 4 माइनस, तो इधर 2 माइनस बैलेंस होता है और सोडियम उसको बैलेंस करता है। प्लस तुम्हारे पास क्या फॉर्मेशन होगा, Na2CrO4, ठीक है। अब इधर देखो सिंपल रिएक्शन में इधर क्या बोला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड था, Na2CrO4 था। अब Na2CrO4 था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑब्वियसली इसका जो कैटायनिक पार्ट था जो कि ये CrO4 2 माइनस, CrO4 2 माइनस, अब Cr 2 माइनस चार्ज है ना, वो खुद कितने सोडियम को लिया होगा, 2 सोडियम प्लस को लिया होगा बैलेंस करने के लिए। तो 2 सोडियम चला गया होगा और 2 OH बच रहा है इधर से। तो इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इधर एक्सेस में है, तो उसको Na2CrO4 का फॉर्मेशन कर दिया। अब तुम्हारे पास बचा क्या था, ये
ये तुम्हारे पास ए फॉर्मेशन हो गया था। अब पीबी ओएच होल फोर फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि लेट के सेट क्रोमेट तो ले गया, तो ओएच आएगा एनायन के हिसाब से। तो इधर ओएच माइनस क्या आ जाएगा, एनायनिक पार्ट आएगा। ओएच माइनस आएगा एनायोनिक पार्ट। तो उसके साथ साथ तुम्हारे पास Na2 पीबीओएच होल फोर, ये तुम्हारे पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बी का फॉर्मेशन आ जाएगा। अब लास्ट में पीबीएसओ4 प्लस CH3। तो पीबीएसओ4, देखो इधर से तुम्हारे पास पीबीसीआरओ4 इस रिएक्शन का, इधर पीबीसीआरओ4 पीबीसीआरओ4 डी ऑप्शन तो खत्म हो गया। उसके बाद इधर से ऑप्शन नंबर बी तो आ रहा है। उसके बाद फिर भी देख लेते हैं। तो इधर क्या होगा, देखो इधर तुम्हारे पास पीबीएसओ4 है, पीबीएसओ4 के साथ साथ क्या हो जाएगा, पीबीएसओ4 के साथ साथ CH3 COO NH4 दिया है, CH3CO NH4 दिया है। उसके साथ साथ फॉर्मेशन क्या हुआ है, NH4 होल टू NH4, सॉरी, इधर NH4 होल टू SO4 का फॉर्मेशन हुआ है। अगर NH4 होल टू SO4 का फॉर्मेशन हुआ है, तो इधर देखो तुम्हारे पास C बच रहा है, C बच रहा है, तो इधर से सल्फेट चला गया और एमोनियम चला गया। तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, बचेगा लेड 2 प्लस बच रहा है। लेड तुम्हारे पास 2 प्लस बच रहा है, और तुम्हारे पास क्या बच रहा है, CH3 COO माइनस बच रहा है। तो CH3 CO माइनस एक होता है, तो तुम्हारे पास दो चाहिए, क्योंकि फिर 2 माइनस चार्ज होगा, फिर लेड 2 प्लस को बैलेंस कर पाएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, PbCH3 COO माइनस होल टू बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। तो ये तुम्हारे पास कंपाउंड नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपाउंड नंबर सी। ठीक है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन नंबर ए में, क्वेश्चन नंबर ए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉर्मल बेसिक रिएक्शंस आया था, रेडॉक्स रिएक्शन या फिर तुम डी ब्लॉक केमिस्ट्री का रिएक्शंस बोल सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन टू में चलते, क्वेश्चन टू वाला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें बोला है कि among NiCl4 NiCN4 NiCO4 and CH4 the sp3 hybridized species are 3। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोला है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्पीसीज होता है। तुम्हारे पास जितना भी टेट्राहेड्रल स्पीसीज होता है, अब टेट्राहेड्रल स्पीसीज के लिए देखो, NiCl4 निकल, जब तुम्हारे पास निकल कौन सा निकल कौन सा इसमें प्रेजेंट होता है, निकल जब इसमें प्रेजेंट है 2 प्लस स्टेट में, इसमें भी निकल प्रेजेंट है 2 प्लस स्टेट में, इसमें निकल प्रेजेंट है 0 स्टेट में, और इसमें CH4 क्या है, CH4 का तो तुम्हें पता है, ये मीथेन होता है, ये मीथेन है। और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, क्योंकि कार्बन क्या होता है, फुल्ली टेट्राहेड्रल शेप्ड होता है। तो इस CH4 तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप आएगा, ये तो सबको क्लियर है। अब NiCl4 का याद रखना, जब भी NiCl4 2 माइनस दे रहा है, तो क्लोरीन क्या होता है, तुम्हारे पास वीक फील्ड लिगैंड होता है। तो निकल इधर 2 प्लस आया, और इधर क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर हो गया। ये तुम्हारे पास sp3 स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो क्लोरीन है, वो क्लोरीन बहुत ज्यादा खींच नहीं पाएगा उसका इलेक्ट्रॉन्स को, तो पहले वाला जो इनर डी ऑर्बिटल्स होता है वो वैकेंट नहीं होगा ऑब्वियसली। उसके बाद तो NiCl4 2 माइनस का, इसका NiCl4 2 माइनस का sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर तुम NiCN होल फोर 2 माइनस में जाओगे, तो निकल CN क्या होता है, CN तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, CN तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और इधर तुम्हारे पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन तुम्हारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, क्लोरीन तुम्हारे पास वीक फील्ड लिगेंड है। अब देखो इधर क्या होगा, CN माइनस तुम्हारे पास जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो क्या करेगा, निकल 2 प्लस है, तुम्हारे पास जो निकल है, निकल 2 प्लस में प्रेजेंट है ना, निकल अगर 2 प्लस में प्रेजेंट हो, तो इसका D8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। D8 कॉन्फ़िगरेशन मतलब अगर ये तुम्हारे पास d ऑर्बिटल्स होता है, जिन लोगों ने पढ़ा है वो तो कर ही सकते हैं, मतलब मैं फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि अगर 2026-27 का बच्चा 27 का बच्चा देखेगा, तो उसका थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, और खाली होने के वजह से इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, DsP2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और DsP2 हाइब्रिडेशन होने की वजह से इसका CN और इसका CN और इसका CN, ये तुम्हारे पास जो आएगा इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। ये क्या किस में प्रेजेंट रहेगा, ये स्क्वायर प्लेनर में प्रेजेंट रहेगा, स्क्वायर, अरे यार, ये तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर में प्रेजेंट रहेगा, स्क्वायर प्लेनर। तो इसका तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाएगा, sp3 तो नहीं होगा। और NiCO4 को भी क्या होगा, NiCO4 कभी भी निकल प्रेजेंट है तुम्हारे पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इसका D8 कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 1 2 3, और इसका एक बना दो, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बन जाएगा तुम्हारे पास। कोई भी इनर डी ऑर्बिटल्स खाली नहीं है,
तो इनर डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि अगर तुम्हारे पास D8 ऑर्बिटल आ गया, D8 ऑर्बिटल अच्छा निकल 2 प्लस नहीं है ना, तो D10 हो जाएगा। D10 या D0 आ गया तो तुम्हारे पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है। फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स अगर तुम्हारे पास होगा, क्योंकि ये कन्वर्टेड डी सिस्टम है, कन्वर्टेड डी सिस्टम हो जाएगा, तो तुम्हारे ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप का हो जाएगा। ये भी तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल शेप का हो जाएगा, NiCO4 और NiCO4। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बना दूं मैं, तो इसका भी स्ट्रक्चर कैसे आएगा, निकेल आएगा, और इधर कार्बन मोनोक्साइड, इधर कार्बन मोनोक्साइड, इधर कार्बन मोनोक्साइड, इधर कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना अगर क्लियर है तो इधर देखो, NiCO4 का भी तो तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल कौन कौन आया, ये तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल आ गया, ये तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल आ गया, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर आ गया, ये तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर आ गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 जो तुम्हारे पास है, ये तो तुम्हारे पास करेक्ट है, क्योंकि ये छोड़ के 3 बोला है ना, तो स्टेटमेंट 1 तुम्हारे पास करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 का बात करें तो SN2, जब भी SN लेट देखे, SN लेट 2+4+, ये दोनों केसेस में, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड में होता है। मगर जो जार्मेनियम होता है, GeO, ये तो तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है ना। GeO तुम्हारे पास क्या हो जाता है, एसिडिक ऑक्साइड्स हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स हो जाएगा। अगर ये एसिडिक ऑक्साइड्स हो गया तो नंबर ऑफ एम्फोटेरिक पेयर्स तो 3 नहीं रहेगा, तो तुम्हारे पास स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का, तो फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी हो गया। मतलब एक क्वेश्चन तुम्हारे पास इधर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक रिएक्शन से आया, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास सिंपल केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मिक्स करके दिया है। सेकंड स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3 फिर केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को मिक्स किया है। देखो सेम तरीके से क्वेश्चन दिया है, फिर निकेल और प्लेटिनम वही दो कंपाउंड को लेकर खेला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट 1 में पूछा है कि अमंग SF4, HCF4, NiCl4 2 माइनस, PTCl4 2 माइनस, PTCN4 2 माइनस, NiCN4 2 माइनस, ACF4 देयर आर 3 टेट्राहेड्रल स्पीशीज। अब SF4 का बात करें, SF4 में क्या होता है, ये सीसो शेप होता है, एक लोन पेयर इधर ऊपर, दो फ्लोरीन तुम्हारे पास इक्वेटोरियल में, दो फ्लोरीन एक्सियल पे, तो इसका क्या होता है, इसका सीसो होता है, इसका शीशो ज्योमेट्री होगा, तो ये तो तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल नहीं होगा। उसके बाद XCF4 का बात करें, XCF4 तो हर बार आता है, हर बार जितने भी कंपाउंड्स, मतलब कभी भी ये मेंस में XCF4 का कहीं ना कहीं रहेगा, XCF4 वाला कंपाउंड। तो जेनॉन का क्या होगा, जेनॉन का 8 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर्स होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। और इसके शेप के बारे में बात करूं तो इसका शेप क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगा, तो इसका XCF4 भी टेट्राहेड्रल नहीं होगा। उसके बाद NiCl4 T माइनस, NiCl4 2 माइनस, अभी देखा हम लोगों ने, इसका क्या हुआ, NiCl4 2 माइनस का टेट्राहेड्रल शेप हुआ। अब PTCl4 2 माइनस के बात करें, PTCl4 2 माइनस भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्लेटिनम जो आता है, प्लेटिनम कौन सा पीरियड का आता है, निकेल पैलेडियम प्लेटिनम, तो ये तुम्हारे पास फोर्थ पीरियड का आ जाएगा। ये तुम्हारे पास अगर फोर्थ पीरियड का आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, एक दो तीन, एक दो तीन चार, फोर्थ फिफ्थ पीरियड का आ गया, तो फिफ्थ पीरियड का अगर आ गया तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली ये आ गया, तो प्लेटिनम के वजह से ये इस प्लेटिनम के वजह से ये क्लोराइड ये वीक फील्ड लिगेंड शो करे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करे। जब थर्ड फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड का ग्रुप में, फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड का आ जाए, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन तुम्हारे पास इस केस के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ये तुम्हें पता ही होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह जब काम करेगा, PTCl4 2 माइनस, ये PTCl4 2 माइनस का भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर। तो SF4 का क्या आया, SF4 का तुम्हारे पास सीसॉ शेप आ जाएगा। उसके बाद अगर XCF4 का बात करें, XCF4 का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, XCF4 का स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर बन गया। उसके बाद NiCl4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस का तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल बन गया, इसका टेट्राहेड्रल बन गया। उसके बाद PTCl4 2 माइनस में आता है, PTCl4 2 माइनस में तुम्हारे पास इसका क्या हो जाएगा, PTCl4 2 माइनस का स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है? उसके बाद प्लेटिनम फिर से आ गया, प्लेटिनम साइनाइड, अब तो प्लेटिनम भी आ गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी आ गया, तो ये तो पक्का स्क्वायर प्लेनर होगा, ये भी स्क्वायर प्लेनर होगा। उसके बाद NiCN4 2 माइनस, NiCN4 2 माइनस का अभी अभी देखे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ये भी स्क्वायर प्लेनर हो गया। और लास्ट में आया ACF4, ACF4 के केसेस में क्या आ जाएगा, ACF4 के केस में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेलेनियम है। सेलेनियम कौन सा फैमिली का होता है, तुम्हारे पास सल्फर का फैमिली का होता है, सिंपली सल्फर जैसा एक भी क्या आ जाएगा, ये भी तुम्हारे पास सीसो शेप का आ जाएगा। तो तुम्हारे पास जो
पहला केस है वो उसका एक ही NiCl4 2 माइनस ही एकमात्र टेट्राहेड्रल हो रहा है, बाकी कोई भी टेट्राहेड्रल शेप का नहीं हो रहा है, ACF4 भी नहीं होगा, तो 3 टेट्राहेड्रल स्पीशीज तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये वाला हो गया, तो उसके बाद स्टेटमेंट 2 में चलते हैं। स्टेटमेंट तो ये तुम्हारे पास स्टेटमेंट 1 जो है ये तुम्हारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया, ये तुम्हारे पास क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया, इतना क्लियर है। अब देखो इस सिंपल पार्ट में अमंग थ्री पेयर्स NiCO4 NiCl4 2 माइनस NiCO4 एंड NiCN4 2 माइनस ओनली टू पेयर्स आर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक पेयर्स दो बोला है, डायमैग्नेटिक पेयर्स दो बोला है। अब Ni हर एक केस के लिए अगर तुम करने जाओगे निकालने जाओगे डायमैग्नेटिक होने के लिए तुम्हारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास निकेल, अगर मैं NiCO4 की बात करूँ तो ये D10 में प्रेजेंट है, इधर NiCl4 2 माइनस इधर D8 में प्रेजेंट है, मगर ये D8 क्या होगा, ये निकेल है ना, निकेल के केस में ये क्लोरीन विकफिल्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। अगर विकफिल्ड लिगेंड की तरह काम करेगा तो तुम्हारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इसमें टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, टू इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अच्छा, इसमें एंड NiCN ओनली टू पेयर्स आर डायमैग्नेटिक पेयर्स। अगर ओनली टू पेयर्स आर डायमैग्नेटिक पेयर्स बोला है। अच्छा, तो NiCO4 NiCl4 2 माइनस, तो ये वाला जो पहला पेयर है तुम्हारे पास, ये इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो डायमैग्नेटिक नहीं होगा। अगर NiCO4 और NiCN4 2 माइनस की बात करें, CO4 तुम्हारे पास अभी बोला ये D10 होगा, D10 टेट्राहेड्रल शेप होगा, D10 ऑर्बिटल्स इसका इसका निकेल का D10 नहीं होता, ये कन्वर्टेड D10 सिस्टम है। तो NiCN4 2 माइनस के लिए भी ये क्या हो जाएगा, D8 सिस्टम हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाएगा। तो इसका चार ऑर्बिटल्स मिलेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स रहने के लिए, तो डायमैग्नेटिक होगा। इसका भी ये तुम्हारे पास डायमैग्नेटिक हो गया। तो तुम्हारे पास अगर बात करो NiCO4, NiCO4 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ये तुम्हारे पास डायमैग्नेटिक हो जाएगा। उसके बाद NiCl4 2 माइनस के बात करें, ये तुम्हारे पास D8 सिस्टम हो जाएगा, और तुम्हारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और लास्ट में बात करें NiCN4 का, NiCN4 2 माइनस, इसमें भी D8 सिस्टम है, मगर इसका चार ही ऑर्बिटल्स मिलेगा, इसका D2 DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये तुम्हारे पास डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो नीचे वाला NiCN4 ये भी तुम्हारे पास निकल NiCl4 2 माइनस की वजह से ये क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो इसमें तो ओनली टू पेयर्स नहीं होगा, इसमें ओनली वन पेयर होगा। तो टू पेयर्स तो डायमैग्नेटिक नहीं है, बस एक ही पेयर डायमैग्नेटिक है। कौन सा पेयर डायमैग्नेटिक, ये वाला पेयर तुम्हारे पास डायमैग्नेटिक होगा। इतना क्लियर है। तो इसमें तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, वही लग रहा है मुझे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि MnO4 2 माइनस इन एसिडिक मीडियम डिस्प्रोपोर्शनेट टू NiC मैंगनीज का बोला है MnO4 2 माइनस इन एसिडिक मीडियम, MnO4 2 माइनस इन एसिडिक मीडियम डिस्प्रोपोर्शनेट टू MnO4 2 माइनस कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +6 में प्रेजेंट है। अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओगे तो x माइनस 8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू +6 आ जाएगा। तो x इक्वल टू अगर +6 आ गया तो MnO4 2 माइनस से तुम्हारे पास ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, तो एक का तुम्हारे पास क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो कि तुम्हारा रिएक्टेंट प्रेजेंट है, रिएक्टेंट का सिमिलरली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिएक्शन का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। अब किसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, तुम्हारे पास ऑब्वियसली मैंगनीज का होगा। अब मैंगनीज +6 में प्रेजेंट है और एसिडिक मीडियम दिया है, सामने। तो +6 से वो तुम्हारे पास मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +7 होता है। तो Mn+7 में तो पक्का जाएगा। Mn+7 देखो, MnO4 माइनस में होता है ना +7 इसका, तो इधर से Mn+7, इधर से तो तुम्हारे पास और कुछ करना ही था नहीं था। Mn+7 Mn एक ही ऑप्शन में आ रहा है, MnO4 माइनस। और अगर और भी करना चाहते हो, तुम्हारे पास एक क्या होता है, हाँ, और क्या तुम्हारे पास MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस के साथ साथ तुम्हारे पास क्या दिया, MnO2 दिया तुम्हारे पास, और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, MnO2 हो जाएगा। और तो कुछ करना ही नहीं था। याद रखना, तुम्हारे पास बेसिक मीडियम में तुम्हारे पास एक का चेंज आता है, एसिडिक मीडियम में 5 का चेंज आता है, और कभी कभी कभार तुम्हारे पास न्यूट्रल मीडियम में तुम्हारे पास 4 का चेंज आता है। मगर इसमें MnO4 2 माइनस का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोला है, तो MnO4 माइनस और MnO2 में टूटेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ये तो बहुत बेसिक रिएक्शन था, इसमें तो सिंपली कुछ करना ही नहीं था, इधर ऑप्शन देख के कर दो तो हो जाएगा। क्वेश्चन
मंगल 4 का, फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी अगेंस्ट इट। अब पहली बात तो प्रॉपर्टी देखने जाओगे तो पहला प्रॉपर्टी है बोरॉन सल्फर फास्फोरस और क्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरिजन करके बोला है। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कैसे होता है कि ये अगर पीरियड वाइज देखोगे, पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। और तुम टॉप टू बॉटम देखोगे, टॉप टू बॉटम जाओगे तो तुम्हारे पास क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली बोरॉन और सल्फर में देखने जाओगे तो बोरॉन और सॉरी फ्लोरीन में, तो बोरॉन से फ्लोरीन का ऑब्वियसली ज्यादा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑप्शन है ये तो तुम्हारे पास गलत हो गया, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में चल टू में चलते, K2O Na2 MgO MgO3। अब देखो बेसिक नेचर बोला है तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तुम्हारे पास पोटेशियम के बाद सोडियम जा रहा है इधर। के टू ओ तुम्हें अच्छे से पता है, मूविंग लेफ्ट टू राइट, अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर तुम्हारे पास डिक्रीज होता है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अब पोटेशियम से सोडियम जाओगे, फिर मैग्नीशियम जाओगे। पोटेशियम देखो, पोटेशियम तुम्हारे पास नीचे है, डाउन द ग्रुप है। जितना ज्यादा डाउन जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे तो तुम्हारे पास मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा तुम्हारे पास, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर तुम्हारे पास इंक्रीज होगा ना, तो उसका मतलब तुम्हारे पास बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर तुम्हारे पास, मेटालिक कैरेक्टर जब जब इंक्रीज होगा बेसिक कैरेक्टर तुम्हारे पास बढ़ेगा। बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो तुम सोडियम और पोटेशियम में सोचो, सोडियम पोटेशियम में देखो डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो पोटेशियम ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है, इसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा तो इसका बेसिक प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब बेसिक कैरेक्टर अब तुम सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में देखोगे तो ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो तुम्हारे पास नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये नॉन मेटल्स की तरह जा रहा है ना। एस ब्लॉक लेफ्ट के साइड में रहता है और पी ब्लॉक तुम्हारे पास राइट साइड में रहता है, तो तुम लेफ्ट से राइट में जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर तुम्हारे पास बढ़ेगा तो सीधी बात बताओ तुम्हारे पास बेसिक प्रॉपर्टी का क्या होगा, बेसिक प्रॉपर्टी भी तुम्हारे पास बढ़ना चाहिए इधर। तो सॉरी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मैंने क्या ही बोल रहा हूँ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करना चाहिए। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का तो तुम्हारे पास ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, के टू ओ, फिर Na2O, फिर MgO, फिर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा। सिंपली क्या देखना था तुम्हारे पास इधर कि मेटेलिक कैरेक्टर देखना था और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखना था, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर देखो पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के इधर देखो अभी बोला पोटेशियम, सोडियम, मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या रहेगा, पोटेशियम सबसे ज्यादा मेटेलिक रहेगा, उसके बाद तुम्हारे पास क्या रहेगा, सोडियम रहेगा, उसके बाद हाँ तुम्हारे पास उसके बाद क्या रह रहा है, एक सेकंड, हाँ उसके बाद सोडियम रहेगा, उसके बाद तुम्हारे पास क्या रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा, उसके बाद एल्यूमिनियम रहेगा, ठीक है। इधर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को मैं भी मिस कर दिया है, ये ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होगा तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। उसके बाद लास्ट में चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 4 है, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस के बारे में बात किया है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस तुम्हें अच्छे से पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है rather than फ्लोरीन, ये तो तुम्हें अच्छे से पता है, ये तो बहुत बार तुम पढ़ के पागल हो गया होगा। और फ्लोरीन से ये जो फ्लोरीन है इससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ग्रुप 17 का है, और हमें अच्छे से क्या पता है कि ग्रुप 17 का जो होता है वो ग्रुप 16, ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ग्रुप 17 का ज्यादा आता है, उसके बाद किसका आता है, उसके बाद ग्रुप 16 का आता है, उसके बाद तुम्हारे पास किसका आता है, उसके बाद ग्रुप नंबर 15 का आता है। तो तुम्हारे पास ऑर्डर क्या रह जाएगा, क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फ्लोरीन तो ग्रुप 17 का हो गया, उसके बाद सल्फर फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर। तो 2 और 4 तो करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग molecules PbO, PbO2, SnO, SnO2, GO, GO2 contain amphoteric oxides, ठीक है। अब एम्फोटेरिक ऑल द, अच्छा ऑल द पेयर्स बोला है। देखो एक ही सिमिलर क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन में रिपीट हुआ था, GO और GO2 ये तुम्हारे पास दोनों क्या है, ये तुम्हारे पास एसिडिक ऑक्साइड देखो अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे पास नहीं आया कि GO और GO2, भाई तुम्हारे पास 8 नंबर गया, सीधी बात है। और इधर अगर गलत करके होगे तो 10 नंबर का फर्क हो जाएगा, बस एक ही GO और GO2 के लेकर। तो ये तुम्हारे पास एसिडिक ऑक्साइड बन गया, ये तुम्हारे पास एसिडिक ऑक्साइड बन गया, तो ऑल द पेयर्स एम्फोटेरिक नहीं रहा।
तो स्टेटमेंट वन तो तुम्हारे पास गया खत्म। अब बोला है एल्यूमिनियम क्लोराइड BH3 BH2 NO2 ऑल हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर एल्यूमिनियम के बात करोगे, एल्यूमिनियम के पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो इसके पास एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर BH3 में जाओगे, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। देखो ना, दो हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली एक दो बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा तो दो 4 इलेक्ट्रॉन होगा। NO2 के केसेस में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये तो NO2 क्या होता है, NO2 का स्ट्रक्चर याद है? इधर ऑक्सीजन, इधर वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा और एक तुम्हारे पास इनकम्प्लीट रहेगा। ये इसका तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 तुम्हारे पास 5 ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोला जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज प्रेजेंट है, इसके चार देखो इधर दो बॉन्ड है तो इधर तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट होने के लिए तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ऑल ये तुम्हारे पास जो पहला स्टेटमेंट है, ये तुम्हारे पास पहला स्टेटमेंट तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, स्टेटमेंट टू करेक्ट है। तो स्टेटमेंट टू करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इतना क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हो गया, उसके बाद हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 मतलब क्वेश्चन नंबर 6 भी बोल सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि 14 ग्राम कैल्शियम metal is allowed to react with excess HCl at 1 atmospheric pressure and 273 Kelvin। अब 14 ग्राम NaCl बोला है ना, तो रिएक्शन लिख लो ना पहले। अगर तुम रिएक्शन लिखोगे तो कैल्शियम दिया है, कैल्शियम मेटल कितना दिया है, 14 ग्राम रखा है, और उसके साथ अलाउड टू रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ HCl, एक्सेस ऑफ HCl बोला है। उसके साथ क्या कर फॉर्म करेगा, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा ऑब्वियसली, और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करेगा, और कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा। ये तुम्हारे पास बेसिक रिएक्शन हो जाएगा। अब रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। 14 ग्राम कैल्शियम मेटल दिया है, 14 ग्राम। अब कैल्शियम का मोलिकुलर मास दे रखा है 40, तो 14/40 हो जाएगा। अब 14/40 करने जाओगे तो इसका तुम करोगे तो 1440, इसका तुम 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका भी 2.5 से 28 होगा, और 0.35, तो 0.35 हो जाएगा इसका मोल्स। 0.35 इसका अगर मोल्स हो गया, तो सीधी बात बताओ, एक कैल्शियम क्लोराइड देता है, तो इसका भी 0.35 मोल्स ऑफ कैल्शियम, कितना कैल्शियम क्लोराइड देगा, 0.35 मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड देगा, और 0.35 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन हो जाएगा ना। कितना क्लियर है? तो 0.35 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, ये तो तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है, पहले करेक्ट कर लेते हैं, इनकरेक्ट तो अभी मिल जाएगा। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट इज कैल्शियम मेटल, लिमिटिंग रिएजेंट ऑब्वियसली कैल्शियम मेटल है, क्योंकि तुम्हारे पास एक HCl क्या दिया है, HCl तुम्हारे पास एक्सेस एक्सेस कंडीशन में दिया है ना, तो कैल्शियम तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ये तुम्हारे पास लिमिटिंग रिएजेंट पे फॉर्मेशन, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। इतना क्लियर है? 33.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, अब 0.35 मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है। मोल से तुम्हारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ वेट वेट के पता चले, या फिर मतलब तुम अगर टोटल मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, टोटल मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस्ड, टोटल मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 0.35 इंटू कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का कितना होगा, CaCl2 का इधर 3571 आया, और 40 आया, तुम्हारे पास 111 आ जाएगा। 0.35 इंटू 111 करने जाओगे तो इधर 0.35 इंटू 111 करोगे तो तुम्हारे पास 38.85 आ जाएगा। तुम्हारे पास कितना आ रहा है, 38.85 ग्राम आ रहा है, 38.85 ग्राम आ रहा है। तो इधर 33.3 ग्राम, ये तो तुम्हारे पास ऑप्शन मतलब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो वही तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, 7.84 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। अब 7.84 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने बोला है, तो 0.35 मोल्स है ना, तो 0.35 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, 0.35 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है। तो इधर तुम्हारे पास इतना पता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना वॉल्यूम देता है, 22.4 लीटर ऑफ 22.4 लीटर देता है। तो 0.35 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना देगा, 22.4, 22.4 इंटू 0.35 देगा, इंटू 0.35 देगा, तो अल्टीमेटली इसका कितना आ जाएगा, 22.5। ऑलमोस्ट देखो ना, इधर थर्ड टाइम कर रहे हो तो 7.84 के करीब ही आ जाएगा। ये तो सही ऑप्शन है, ये तो एक ऑप्शन निकल गया, तो ये तो होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखना। इसके तीनों ऑप्शन ABC करेक्ट नहीं पूछा, और ये तो गलती नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या
बोला है कि ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो तुम्हारे पास जो पिछला वाला क्वेश्चन था ये भी तुम्हारे पास स्टोइशियोमेट्री का आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी तुम्हारे पास ऑलमोस्ट स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है 80 ml अननोन गैसियस सॉल्वेंट, 80 ml अननोन गैसियस हाइड्रोकार्बन्स आर स्पार्क्ड इन प्रेजेंस ऑफ 264 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है। आफ्टर कंप्लीट कॉम्बशन गैसियस मिक्सचर कूल डाउन टू 278 केल्विन एंड 1 atm, देन इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू 224 मिलीलीटर। आफ्टर पासिंग द मिक्सचर थ्रू एक्वस KOH वॉल्यूम बिकम 64 ml, देन वॉल्यूम फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन विल बी। तो तुम्हारे पास अगर रिएक्शन बनाने जाओगे तो कोई भी अननोन गैसियस हाइड्रोकार्बन बोला है, गैसियस हाइड्रोकार्बन का क्या हो जाएगा, CH2 हम लोग जो जनरल रिएक्शन लेके चलते हैं, ये गैसियस में है। तो उसके बाद वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितना लगेगा, कंप्लीट कॉम्बशन बोला है, कंप्लीट कॉम्बशन के लिए तो हमारे पास सारे कार्बन बिक जाएगा। सारे कार्बन मतलब सीधी बात है, निकलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एक्स कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में निकलेगा और Y/2 निकलेगा तुम्हारे पास क्या, वाटर में निकलेगा। ये तुम्हारे पास क्या होता है, लिक्विड फॉर्मेशन में होता है। तो x/2 x+y/4 ऑक्सीजन गैस हो जाएगा तुम्हारे पास इधर। अब देखो ये रिएक्शन तो सबको पता होता है, इसके बाद करना क्या था इसमें, इसमें बोला है कि इन प्रेजेंस ऑफ 264 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो तुम्हारे पास जब टाइम इक्वल टू 0 होगा, इसका 264 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस तुम लिया होगा और इसका 80 ml लिया है और इधर कुछ फॉर्मेशन नहीं होगा। उसके बाद जब t इक्वल टू तुम्हारे पास t फाइनल, तुम्हारे पास कन्वर्शन हो गया। तो ये तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा है ना, इधर तुम्हारे पास ये तो टोटल खत्म हो जाएगा, 80 ml में खत्म हो जाएगा। तो 264 ml है, इसका खर्चा कितना होगा, इसका देखो पहले 264 ml था, इसका इस ये कितना, अगर तुम देखोगे कोई भी रिएक्शन A+2B से तुम्हारे पास 3C जा रहा है, तो इसका अगर A0 था, इसका 0 था, तो A0 माइनस x होगा, तो इसका मान लो B0 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पूरा खर्चा हो गया, सॉरी, इसका मान लो इसका मान लो कुछ B0 था। अब इसका अगर पूरा खर्चा हो गया तो इसका टोटल कितना बन जाएगा, इसका पूरा खर्चा होगा तो इसका B0 माइनस A0 नहीं बन जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 264 इंटू, और किस रेस्पेक्ट में बनेगा, इंटू 2A0 बन जाएगा, क्योंकि 2A0 के हिसाब से खर्चा होगा। तो इसका 264 माइनस 80 इंटू x+y/4, x+y/4 ये बनेगा। और इधर से देखो, इधर तुम्हारे पास कितना फॉर्मेशन हो जाएगा, इधर बोला है 80 ml गया है, तो 1 x टाइम्स होगा तो 80x। और लिक्विड है, लिक्विड का तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर टोटल वॉल्यूम निकालो, टोटल वॉल्यूम तुम्हारे पास जो फाइनल वॉल्यूम दिया है इक्वल टू 278 केल्विन एंड 1 atm, द वॉल्यूम इज इक्वल टू 224 मिलीलीटर। तो तुम्हारे पास टोटल वॉल्यूम आफ्टर कॉम्बशन, आफ्टर कॉम्बशन तुम्हारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 264 माइनस 80 इंटू x+y/4 प्लस तुम्हारे पास 80x बन गया। 80x इजकल टू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 224 बन गया। ठीक है। तो अल्टीमेटली 264 माइनस माइनस 80x प्लस 80x खत्म हो गया और तुम्हारे पास बचेगा क्या, माइनस 80y/4 बचेगा, इजिकल टू 224 है। अब माइनस 80y/4 तुम्हारे पास 20 बच गया, तो तुम्हारे पास y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 2 आ जाएगा। इतना क्लियर है, इधर तुम्हारे पास 40 का डिफरेंस हो जाएगा और 20, तो 40/20 तुम्हारे पास 2 बन गया, तो y इजिकल टू 2 बन गया। अब तुम x निकालने जाओगे, तुम्हें ये पता है इस रिएक्शन से 264, इधर तुम्हें y पता चल गया, तो 264 264 इंटू 80 प्लस x प्लस y/4 इक्वल टू तुम्हारे पास कितना है, इक्वल टू 64 है। इक्वल टू अगर ठीक है बोला, आफ्टर पासिंग द मिक्सचर थ्रू एक्वस KOH वॉल्यूम बिकम 64 ml, वॉल्यूम बिकम 64। जब तुम पूरा मिक्सचर को किससे पास कर गया, KOH सॉल्यूशन से पास कर गए हो, KOH सॉल्यूशन से पास करोगे तो KOH क्या है, तुम्हारे पास बेसिक सॉल्यूशन है। KOH तुम्हारे पास बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन अगर है, ये कितना ले लेगा, ये तुम्हारे पास जितने भी बिकम्स, ये तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे पास क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एसिडिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा एसिडिक ऑक्साइड को ले लेगा, तो तुम्हारे पास ये हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीडर नहीं करना है तो 264 माइनस 80x प्लस y/4, तो 264 माइनस 80, और इधर x प्लस y/2 की जगह हाफ लिख सकता हूँ मैं, इंटू इक्वल टू 64, तो 264 को इधर इधर कर दो तो 200 हो जाएगा। और इसका 80 इंटू इसको 80x प्लस 40 हो जाएगा, 80x प्लस 40। उसके बाद x इक्वल टू तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, इसका 240/80 हो जाएगा, 240/80, इसका
40, अच्छा सॉरी सॉरी 160 हो जाएगा, सॉरी। इसका 160 हो जाएगा तो 160/80 हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। तो हमने क्या पकड़ा था, CXHY लिया था, तो तुम्हारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, C2H2 बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, C2H2 इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, 1 मोल ऑफ द गैस अंडरगोस फॉलोइंग प्रोसेस, 1 मोल ऑफ द गैस अंडरगोस फॉलोइंग प्रोसेस। इसमें देखो पीवी है, तो पीवी वाला जो ग्राफ है, पीई मतलब जहाँ पर प्रेशर वाई एक्सिस में प्रेजेंट है और वॉल्यूम तुम्हारे पास एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है, इसका तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पीवी वाला जो ग्राफ होगा ये तुम्हारे पास ये वर्क डन शो करता है हमारे पास, वर्क डन का रेशियो होता है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का तुम्हारे पास माइनस पीडीवी होता है। तो अगर ये वर्क डन जनरेट, ये तुम्हारे पास इसका जो एरिया है ये तुम्हारे पास वर्क डन देगा। मतलब अब देखो पहले इसमें अगर तुम इस पॉइंट से कोई भी ए पॉइंट से बी पॉइंट में देखोगे, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट में गया है, बी पॉइंट से फिर ए पॉइंट में गया है, तो तुम्हारे पास ये जो प्रोसेस आ जाएगा, ये तुम्हारे पास ए वाला जो है ये तुम्हारे पास साइक्लिक प्रोसेस डिनोट कर रहा है। अब साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन तुम्हारे पास क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए का तो 1 मोल के लिए पूछा है, तो 1 मोल के लिए इसका तो वर्क डन 0 है। अब सेकंड पॉइंट के लिए भी देख लो, सेकंड पॉइंट के लिए भी क्या बोला है, इधर तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट में गया, फिर सी पॉइंट में गया, तीनों पॉइंट्स में गया हो ना, तो ए से बी, बी से सी, पूरा कंप्लीट साइकिल है, साइक्लिक प्रोसेस है ये। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तुम्हारे पास वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन, वर्क डन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन, इसका भी 0 आ गया। इतना क्लियर है। अब देखो ऑप्शन नंबर थ्री, थर्ड और फोर्थ में चलते हैं। अब पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डन बाय द गैस इज मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, इस केस में कितना आएगा, इस केस में इतना आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व। अब इस केस के लिए देखो हमारे पास वर्क डन का डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस पीडीवी। ठीक है, अब डीवी तुम्हारे पास क्या होता है, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम होता है। अब चेंज इन इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम तुम्हारे पास क्या है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, ये तुम्हारे पास क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। क्योंकि इस केस के लिए देखोगे ये प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये एरो, और इधर जो तुम्हारे पास इधर है ना, अगर तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाओगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट में तुम्हारे पास क्या दिख रहे हो, ये वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम तुम्हारे पास तो डेल्टा वी, तो डीवी इजिकल टू 0 हो जाएगा, डीवी इजिकल टू 0 हो जाएगा, तो डब्ल्यू इजिकल टू माइनस पी डीवी, पी डीवी इजिकल जब 0 हो गया, वर्क डन भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो इसके लिए मैक्सिमम वर्क डन किसके लिए आएगा, मैक्सिमम वर्क डन तुम्हारे पास थर्ड ऑप्शन के लिए आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मैक्सिमम वर्क डन तुम्हारे पास थर्ड ऑप्शन के लिए आया। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये नाइन्थ हो गया आई गेस, क्वेश्चन नंबर 10th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th पे क्या बोला है, टू सॉल्यूशन ऑफ पी क्यू एंड पी क्यू टू रेस्पेक्टिवली नॉन वोलेटिल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चैप्टर्स का क्वेश्चन है तुम्हारे पास, बॉइलिंग पॉइंट का रिलेटेड क्वेश्चन दिया, हर एक बार सॉल्यूशन का एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा। तो टू सॉल्यूशंस ऑफ पी क्यू एंड पी क्यू टू रेस्पेक्टिवली नॉन वोलेटाइल, नॉन आयनाइजेबल, कॉन्टेनिंग 1 ग्राम सॉल्यूट इन 50 ग्राम सॉल्वेंट, केबी का वैल्यू दिया है 5 केल्विन केजी मोल बाय पर मोल, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में 1.176 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.689 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली। तो मॉलिक्यूलर मास, तो तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन है, एक पीक्यू का सॉल्यूशन है, एक पीक्यू2 का सॉल्यूशन है। तो दोनों सॉल्यूशन का हम अलग अलग करके करते हैं, पहले पीक्यू का लेके करते हैं। जब हम पीक्यू के लेके बात करोगे, तुम्हारे पास वॉल्यूम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में तुम्हारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अगर बात करने जाओगे तो डेल्टा टीबी इजिकल टू क्या होता है, केबी इंटू एम होता है, केबी इंटू मोलालिटी होता है। तो डेल्टा टीबी जब पीक्यू, डेल्टा टीबी जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पीक्यू के बारे में बात करोगे, तो पीक्यू का सिंपली क्या आ जाएगा, केबी इंटू मोलालिटी आ जाएगा, केबी इंटू मोलालिटी आ जाएगा। तुम्हारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट कितना दिया, 1.176 1.176 दिया है डिग्री सेंटीग्रेड। अब डेल्टा टीवी है ना, हम लोग इधर डेल्टा सेंटीग्रेड को केल्विन पे क्यों कन्वर्ट नहीं किया, देख भाई डिफरेंस है ना, डेल्टा टीवी दिया है तो डेल्टा टीवी दोनों का डिफरेंस है, दोनों को 273 से एडिंग ऐड करेगा, फिर तू माइनस करेगा, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 1.176 केल्विन ही आ जाएगा ना। तो डिफरेंस है ना, केल्विन का डिफरेंस और सेंटीग्रेड का डिफरेंस अल्टीमेटली सेम ही रहेगा ना। तो उसके बाद के बोला है, तो के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू तुम्हारे पास 5 केल्विन केजी मोल इनवर्स है। और इसके बाद मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, पहला वाला 1 ग्राम है, 1 ग्राम सॉल्यूट है, और उसका मॉलिक्यूलर मास को हम लोग पीक्यू का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पीक्यू को क्या लेना है, एम
एम क्या लो, एम ए लिख लो ना, एम ए लिख लो, और एम भी लिख लो। तो इसका एम इंटू एम ए निकालना है। तो पहले तो 1 ग्राम सॉल्यूट है, 1 ग्राम सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास तुम्हारे पास एम है, एम ए है, और ये तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास केजी। तो 50 ग्राम सॉल्वेंट है, 50 ग्राम सॉल्वेंट है, तो 50/1000 हो जाएगा तुम्हारे पास जब केजी में लेके बात करोगे। तो इधर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, केजी मोल इनवर्स केजी मोल्स हो जाएगा। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली तुम्हारे पास जो सॉरी, हाँ, इधर तुम्हारे पास जो एम ए होगा ये कैलकुलेट करना, तो एम ए जो आ रहा है ये तुम्हारे पास 85.03 आएगा, ठीक है, 85.03 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। इतना चेक कर लेना, ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। उसके बाद ये सेम चीज अगर मैं डेल्टा टीबी पी क्यू टू के लिए करो, डेल्टा टीबी जब पी क्यू टू के लिए करोगे, तो इसका तुम्हारे पास सेम फॉर्मूला आएगा, केबी इंटू मोलालिटी आएगा। तो डेल्टा टीबी पी क्यू टू के लिए कितना आता है, पी क्यू टू के लिए 0.689 दिया है, 0.689 दिया है, इक्वल टू तुम्हारे पास केवी तो तुम्हारे पास 5 ही होगा। और मोलालिटी के बारे में जब बात करने जाओगे तो इसका 50 ग्राम सॉल्वेंट दिया है ना, तो इसका 50/mv इंटू तुम्हारे पास 1000 यही आ जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा। तो 50 50 इधर से कैंसिल कर दो ना, इधर से तुम्हारे पास एमबी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एमबी का वैल्यू इधर से इसको 1000 से फिर से 1000 इधर जाएगा, फिर इसको तुम ग्राम में ले जाओगे तो 5 × 689 होगा, सॉरी 689 डिवाइडेड बाई 5 होगा, तो 145.13 हो जाएगा इसका तुम्हारे पास ग्राम मोल इनवर्स। तो अल्टीमेटली मेरे पास सिंपली जो मॉलिक्यूलर मास ए था, मॉलिक्यूलर मास ए था, ये किसके लिए था, अल्टीमेटली पीक्यू के लिए था, पीक्यू के लिए 85.03 आया। और जो तुम्हारे पास एम पीक्यू टू था, ये इसका कितना आया, 145.13 आया। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर मास पी क्यू मतलब पी और क्यू का जो समेशन आएगा वो तुम्हारे पास 85 आ रहा है, 85.03 आ रहा है। और तुम अगर पी क्यू का टू को देखोगे तो पी प्लस टू क्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 145.13 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका तुम माइनस कर दोगे, इसका मतलब इक्वेशन टू से इक्वेशन ये इक्वेशन वन बना, तो इक्वेशन टू माइनस वन करोगे तो क्यू का कितना आ जाएगा, क्यू का ऑलमोस्ट 60 आ जाएगा। और तुम्हारे पास पी का देखने जाओगे तो पी का 25 आ रहा है, तो इधर बोला है पी का कितना है, पी का 25 है, और उसका 60 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इतना क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 अगर समझ आया तो इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। अभी 15 क्वेश्चंस करना है, ठीक है। एक सेकंड मैं पानी पी लूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक मुझे लगता है सबको समझ आया क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 11 के ऑलरेडी 42 मिनट्स पास, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 पे A2 + B2 से 500 केल्विन पे 2 AB पे रिएक्शन चल रहा है और लॉगरिथम K का वैल्यू दिया है 2.2। अब इस चार्ट में डेल्टा HF0 SF0, तो ये तुम्हारे पास जो नॉट है ये तुम्हारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज होता है, ये तुम्हारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज होता है। अब देखो HF नॉट है तुम्हारे पास, अगर डेल्टा H0 रिएक्शन के लिए निकालने जाओगे, डेल्टा H0 क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब इधर 2AB है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे AB का कितना आएगा, 2 × 32 माइनस होगा A2 + B2 में A2 का कितना दिया है, HF का वैल्यू 6 दिया है और B2 का x दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 + x हो जाएगा। तो 64 - 6 + x तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें निकालने बोला है x का वैल्यू। अब x का वैल्यू निकालने बोला है अल्टीमेटली, अच्छा अच्छा अच्छा, x का वैल्यू निकालने बोला है, तो डेल्टा जी का नाम से, क्योंकि लॉगरिथम रिलेट करना है तो तुम्हारे पास एक ही फॉर्मूला आता है, डेल्टा जी इजिकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करोगे। फिर डेल्टा एच के साथ तुम्हारे पास डेल्टा एच के साथ तुम क्या रिलेट करोगे, माइनस डेल्टा जी को उस लॉगरिथम टर्म्स में रिलेट कर दोगे, तो डेल्टा एच नॉट क्या निकलेगा तुम्हारे पास, 58 + 6 निकल जाएगा। उसके बाद डेल्टा एस नॉट फॉर्मेशन के बात करोगे, वो भी सिमिलर है, तो उसका डेल्टा एस नॉट का वैल्यू कितना दिया है, 240 दिया है। 240 माइनस इसका 224 और 238 है ना, तो 224 सॉरी 340 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 AB दिया है ना। यार मैं छोटा छोटा गलती कर रहा हूँ। 340 इंटू 340 कहाँ से आ गया, 240 होगा। 240 इंटू 2 + 224 + 238 हो जाएगा। ये तुम करने जाओगे तो इसका तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 18 जूल्स आ जाएगा। और 58 + x किलो जूल, 58 प्लस सॉरी माइनस एक्स होगा।
58 तुम्हारे पास 58 माइनस एक्स हो जाएगा, 58 माइनस एक्स किलो जूल हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब डेल्टा जी तुम्हारे पास, डेल्टा जी का और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इजिकल टू माइनस आर टी एल एन के, डेल्टा जी इजिकल टू माइनस आर टी एल एन के। तो तुम अगर इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो माइनस आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू जूल के टर्म में लिखोगे 8.314 जूल मोल इनवर्स, तो 8.314 जूल इंटर टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर इधर टेम्परेचर इस क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन करना, 500 केल्विन बोला है, इंटू एल एन के, एल एन के का वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लॉगरिथम में लिया है, याद रखना। हम्म, तो लॉगरिथम में लिया, इसके साथ क्या हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, इंटू तुम्हारे पास बाई 2.2, और इसको तुम पूरा रिएक्शन को तुम्हें 1000 किलो जूल पे निकाल लो, किलो जूल पे निकाल लो, तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली, अच्छा लॉगरिथम का वैल्यू है, लॉगरिथम का वैल्यू से तुम एलएन का वैल्यू में लिखने जाओगे तो 2303 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो ये तुम अगर टोटल करोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगा ये -21.06 आएगा, ठीक है, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू -21 का आ रहा है। अब ये तुम्हारे पास जो वैल्यू आया ये तुम्हारे पास किलो जूल फॉर्मेट में आया, तो डेल्टा जी नॉट का और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस होता है। अब डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या होता है, -21.06 होगा। अब डेल्टा एच नॉट का वैल्यू क्या है, एच नॉट का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 58.6 है, 58 सॉरी 58 माइनस एक्स है, 58 माइनस 6, 58 माइनस माइनस एक्स हो जाएगा। उसके साथ साथ तुम्हारे पास, अच्छा प्लस क्यों दिया, माइनस होगा, माइनस तुम्हारे पास फिर से टेम्परेचर लगेगा, फिर से अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर हमारे पास क्या है 500 है, इंटू तुम्हारे पास डेल्टा एस नॉट, डेल्टा एस नॉट हम लोगों ने क्या निकाला 18 जूल से, तो जूल से हम लोग किलो जूल्स में लेके जाओगे तो 18/1000 हो जाएगा। इसके बाद अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो एक्स का वैल्यू करीब करीब आएगा 70.06, में कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, 70.06 किलो जूल तुम्हारे पास पर मोल इनवर्स होगा, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 70 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का ये तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट, सॉरी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज पास थ्रू, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन एटम्स एंड एनर्जेटिकली एक्साइटेड एटम्स एमिट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज। तुम्हारे पास मान लो एक चेम्बर है, एक चेम्बर के अंदर तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी से तुमने पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो ये हाइड्रोजन गैस का जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन का बीच में बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूट के तुम्हारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन एटम्स प्रोडक्शन होगा। ये जो हाइड्रोजन एटम्स का प्रोडक्शन होगा, ये तो ये किसमें ये कन्वर्ट किसमें होगा, एनर्जेटिकली हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हुआ। अब हाइड्रोजन एटम्स में अगर कन्वर्ट हुआ, तुम्हारे पास ये स्टेबल होने के लिए इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये बहुत सारे अपर एक्साइटेड स्टेट में प्रोड्यूस होगा, अपर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स रहा होगा, क्योंकि तुम देखो सिंपली मान लो ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर एनर्जी दिया, अब ये कितना एनर्जी दिया तुमने, बहुत ज्यादा एनर्जी दे दिया ना, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ये नॉर्मल फिक्स्ड एनर्जी तो तुम्हारे पास है नहीं, तो तुमने बहुत ज्यादा एनर्जी दिया। अब एक एक हाइड्रोजन एटम एक एक एनर्जी पे प्रेजेंट होगा, एक एक हाइड्रोजन एटम एक एक एनर्जी पे प्रोड्यूस होगा, तो वो जब उसका ग्राउंड स्टेट में आएगा, वो हर एक ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन्स अपर एनर्जी अपर लेवल से ये नीचे लेवल पे आएगा, मतलब ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो कोई n इक्वल टू 4 में होगा, कोई n इक्वल टू 3 में प्रेजेंट होगा, कोई n इक्वल टू 2 में प्रेजेंट होगा, तो एक एक डिस्क्रीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो स्टेटमेंट 1 तो तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वाल्मर सीरीज ऑफ He प्लस इज इक्वल टू दैट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो लाइमन सीरीज का जब बात ही आ गया, तो लाइमन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/लैम्डा इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होगा, इतना क्लियर है। अब इसका अगर देखोगे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का बात करें, लाइमन सीरीज का हम लोग अगर बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, इसका लाइमन सीरीज है ना, तो 1/लैम्डा इक्वल टू आर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। लाइमन सीरीज का मतलब क्या होता है, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आएगा, तो इसका और लाइमन सीरीज हाइड्रोजन एटम के लिए बोला है, तो इंटू 1 हो जाएगा, इंटू आर एच, तो इधर तुम्हारे पास 1/लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू 1 बाई तुम्हारे पास 1 - 1/4, तुम्हारे पास 3/4 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1 क्यों ही लिख रहा हूँ बार बार, इंटू तुम्हारे पास 3/4 ही रहेगा। जस्ट अ सेकेंड,
हाँ, इंटू तुम्हारे पास इंटू 3/4 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास लैम्डा का जो वैल्यू आएगा, अच्छा 1/λ ही रहना, तो 1/λ का जो वैल्यू आ रहा है वो तुम्हारे पास 3 RH/4 आ रहा है, 3 RH/4 आ रहा है। अब तुम इसके के लिए बात करने जाओगे, सेकंड बाल्मर सीरीज ऑफ He प्लस इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन ऑफ सेकंड बाल्मर सीरीज ऑफ He प्लस, तो इसका भी 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा, RH इंटू 1/n1 स्क्वायर, बाल्मर सीरीज बोला है तो इधर इधर तुम्हारे पास 2 से 4 में जाएगा, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर बोला है कि सेकंड लाइन बोला है, सेकंड लाइन बोला है तो इंटू जेड स्क्वायर तुम्हारे पास हीलियम का 4 हो जाएगा। अब सॉल्व करने जाओगे तो 1/λ इक्वल टू RH 1/4 माइनस 1/16 1/4 माइनस इंटू 4, इधर तुम्हारे पास इक्वल टू RH इंटू 16 हो जाएगा, और इधर 12/16 इंटू इंटू 4, 4 कटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, 3RH/4 ही आ रहा है, 3RH/4 तो तुम्हारे पास सेम ही आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी दोनों का तुम्हारे पास सेम ही आ जाएगा, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर द करेक्ट ऑप्शन। तो दोनों इधर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3RH/4 हो जाएगा। इसका मेंशन करना भूल गया, ये क्वेश्चन नंबर 13 का था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 का है। ये क्वेश्चन ये इस क्वेश्चन में ये तो सबसे बहुत मतलब इतना घटिया क्वेश्चन कौन देता है ऑर्गेनिक का, H2 + Ni तुम्हारे पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या करता है, ये हाइड्रोजन और निकेल का मतलब, ये तुम्हारे पास रहने निकल दिया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये तुम्हारे पास जो निकेल है ये हाइड्रोजनेशन रहने निकल प्रेजेंट है, तो जहां भी डबल बॉन्ड दिखेगा डबल बॉन्ड के हटा के सिंगल बॉन्ड लगा दो, तो इधर चारों कंपाउंड 1 2 3 4 ये चारों कंपाउंड इस रिएक्शन के लिए तो हो जाएगा। उसके बाद कंपाउंड नंबर नेक्स्ट कंपाउंड में चले तो केएमएनओ4 और OH माइनस बेसिक मीडियम में दिया है, तो मान लो पहला कंपाउंड के लिए देख लेते हैं, पहला कंपाउंड के लिए अगर तुम देखोगे तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा, इधर इस कंपाउंड के लिए ये तुम्हारे पास कंपाउंड है, ये तुम्हारे पास कंपाउंड है, इधर डबल बॉन्ड है, तो के एम एन ओ फोर और OH माइनस है, तो के एम एन ओ फोर और OH माइनस आके इधर अटैक करेगा, और दूसरा OH माइनस आके तुम्हारे पास ब्रेकिंग कब कहाँ से होगा, जहां भी डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, सिंपल टर्म्स में डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, तो तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास एक सिंगल बॉन्ड साइक्लोहेक्सेन हो गया, और डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, डबल बॉन्ड लगा के इधर तुम COOH लगा दो, और इधर तुम्हारे पास COOH लगा दो, और सिंपली इधर तुम्हारे पास COOH लगा दो, और इधर भी तुम COOH लगा दो, तुम इधर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, COOH हो गया, और इधर तुम्हारे पास COOH हो गया, और नेक्स्ट टर्म में इधर भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा, इधर भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास ये तो सबसे मतलब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। इस रिएक्शन के लिए तुम करने जाओगे, बी के लिए तो कुछ होगा ही नहीं, बी के लिए तो परफॉर्म हो ही नहीं सकता, इस कंपाउंड आएगा नहीं। फोर्थ के लिए करने जाओगे, फोर्थ के लिए तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये तुम्हारे पास ब्रेकिंग कहाँ से हो रहा है, इधर से हो रहा है, और इधर से जाओगे तो इधर तुम्हारे पास COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, इधर तुम इधर लिखने जाओगे तो इधर भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इधर इधर तुम्हारे पास सेकंड डिग्री है, 2 डिग्री है, तो ये तुम्हारे पास ब्रेकिंग नहीं होगा, इधर 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 से तुम्हारे पास ब्रेकिंग हो सकता है, मगर इधर ब्रेकिंग होने पर इधर दिक्कत आ सकता है, तो इस कंपाउंड के लिए तो ये एल्केन ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये एल्केन, तो ये एल्केन इंटैक्ट रहेगा, इसके लिए करने जाओगे तो इसके एल्केन तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये भी ऐसे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास हाइड्रोजन रहना जरूरी है, तो इधर तुम्हारे पास COH हो जाएगा, और इधर तुम्हारे पास COH हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है, और बीच में ऐसे रहेगा, और इधर से COH हो जाएगा, और इधर से तुम्हारे पास COH, सीधी बात है, जहां भी एल्किन दिख रहा है ना, एल्किन को तोड़ दो और कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, a compound P when passed on from ammonia and heating gives compound Q which is further treated with KOH plus bromine gives for a compound R with molecular formula 6C6H7 nitrogen, then find the structure of PQR respectively। अरे इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में दिया है, इस क्वेश्चन में करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखो, क्या बोला है कि जस्ट अ सेकेंड, इस क्वेश्चन के लिए, हाँ, इस क्वेश्चन के लिए कंपाउंड की गोइंग पास ऑन फ्रॉम एमोनिया, एमोनिया से जब पास किया है इस क्वेश्चन का, जस्ट अ सेकंड, नीचे वाला क्वेश्चन का ऑप्शन कहाँ गया, हाँ सॉरी, वो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बीच में आ गया था, आई वाज कंफ्यूज्ड कि क्या हो रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है कि कंपाउंड पी है व्हेन पास ऑन फ्रॉम एमोनिया गैस, एमोनिया से पास किया, तो एमोनिया से पास करने के बाद तुम्हारे पास क्या है, कंपाउंड क्यू होगा विच इज फर्दर ट्रीटेड विद केओएच। एमोनिया से पास करने के बाद क्यू प्रोड्यूस होगा। एंड तो तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, अमोनियम बेंजोएट से स्टार्ट करने जाओगे तो उससे कुछ बेंजोइक एसिड से स्टार्ट करे, तो तीनों ऑप्शंस में एक तो तुक्का लगा ही देते हैं। तो बेंजोइक एसिड से तुम स्टार्ट करने जाओगे तो इधर तुम्हारे पास COOH हो जाएगा, ये तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन है। बेंजोइक एसिड से तुम इसके ऊपर एमोनिया का फॉर्मेशन करोगे, एमोनिया से रिएक्ट करोगे तो NH3 जाएगा। NH3 तुम्हारे पास सीधी बात है कि क्या करेगा, NH3 से हीटिंग करने जाओगे तो ये NH एमोनिया इधर अटैक करता है और OH को निकालता है, और OH इधर तुम्हारे पास जो एक हाइड्रोजन इधर से निकालता है और OH निकालता है, और इधर तुम्हारे पास मिलके क्या फॉर्मेशन, वाटर को बाहर निकाल देता है। वाटर को बाहर निकलेगा तो इधर तुम्हारे पास बेंजीन है और इधर फॉर्मेशन क्या करेगा, CONH2 का फॉर्मेशन करेगा। CONH2 का फॉर्मेशन करेगा जो कि तुम्हारे पास क्यू है। तो बेंजोइक एसिड के बाद तुम्हारे पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बेंजामाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तुम्हारे पास बेंजामाइट का फॉर्मेशन हो गया, बेंजामाइट का। तो इधर से तो ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। तो उसके बाद तुम्हारे पास बेंजामाइट से तुम किस में जाओगे, बेंजामाइट क्यू तुम्हारे पास हो गया विच इज फर्दर ट्रीटेड विद केओएच। केओएच के साथ ट्रीट किया और ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया। केओएच ब्रोमीन तुम्हारे पास कौन सा रिएक्शन देता है, Br2 केओएच देगा। Br2 केओएच तुम्हारे पास क्या करता है, सिंपली क्या करना है, Br2 केओएच है तो तुम जो कार्बोनिल सेंटर है ना, ये तुम्हारे पास कार्बोनिल सेंटर है जो एमिट का कार्बोनिल है, एमिट का कार्बोनिल का हटा दो, एमिट का कार्बोनिल को हटा दिया और इधर NH2 लगा दिया। ठीक है, अभी कैसे मैकेनिज्म हुआ ये इधर डिस्कस करने का, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं होता। ये तुम्हारे पास क्या बन गया, ये तुम्हारे पास एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो बेंजोइक एसिड को हम लोगों ने देख लिया क्योंकि एबीसी तीनों ऑप्शन, एबीसी एबीडी तीनों ऑप्शन में बेंजोइक एसिड था। तो ये नंबर, क्वेश्चन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि एन एल्किन पी C4H8 gives optically active product Q which further reacts with ammonia and gives R. R reacts in NaNO2 प्लस HCl फॉलोड बाय, तो ये NaNO2 HCl जो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ये तुम्हारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, ये तुम्हारे पास डायजोटाइजेशन रिएक्शन होगा। ये तुम्हारे पास डायजोटाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। अगर डायजोटाइजेशन रिएक्शन हो रहा है तुम ध्यान से देखो, इस रिएक्शन के लिए क्या बोला है, C4H8। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले ऑप्शंस में थोड़ा सा ऑप्शंस में घूम के आते हैं। ऑप्शंस में क्या बोला है कि विच गिव्स ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट क्यू। क्यू तुम्हारे पास सेकंड वाला ऑप्शन है। अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बोला है, ये जो तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन है, ये सेकंड प्रोडक्ट में ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। उसके बाद तुम अगर देखने जाओगे ऑप्शन नंबर थ्री में, थ्री में भी सेम है, इधर क्लोरीन है, ये तुम्हारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, तो ऑप्शन नंबर थ्री भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, ऑप्शन नंबर 2 और 4 हो सकता है। अब देखो इस प्रोडक्ट में फर्दर रिएक्ट विद एमोनिया, एमोनिया से रिएक्ट करेगा तो जो क्लोरीन है वो क्लोरीन किस में फॉर्मेशन होगा, NH2 में आएगा। इस क्लोरीन का इधर NH2 मतलब पोजीशन, थर्ड पोजीशन से चार फोर्थ कार्बन पे जा ही नहीं सकता। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। मैं फिर करके दिखाता हूँ। C4H8 तुम इस ऑप्शन से स्टार्ट करो, ट्रांसब्यूटिन से स्टार्ट करो। ट्रांसब्यूटिन ट्रांसब्यूटिन से अगर स्टार्ट करे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्टिकली विच फर्दर रिएक्ट्स एन एल्कीन पी विच गिव्स ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। इसमें क्लोरीन से इन लोगों ने रिएक्ट कराया। क्लोरीन से रिएक्ट करने के बाद इधर तुम्हारे पास क्लोरीन आया, क्लोरीन इधर HCl से रिएक्ट कराया, कुछ भी रिएक्ट करने क्लोरीन से तो इधर दूसरे जगह भी हो सकता है। उसके बाद उसने क्या किया, रिएक्ट विथ एमोनिया, एमोनिया से रिएक्ट करेगा तो इधर फॉर्मेशन क्या होगा, NH2 का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद डायजोटाइजेशन रिएक्शन कराया, डायजोटाइजेशन NaNO2 N2 प्लस Cl माइनस से किया, NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl कराया। तो तुम्हारे पास इधर NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 प्लस में कन्वर्ट होगा, Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। N2 प्लस Cl माइनस के बाद तुम्हारे पास हाइड्रोलाइसिस बोला है तो H2O से रिएक्ट करा है। H2O से जब रिएक्ट करा होगा तो इधर OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, tryptophan, arginine are essential amino acids. Glycine has no chiral center. Proline has the six membered ring, and this cytosine is an amino acid having sulfur atom. साइटिसिन में, सिस्टीन में तो तुम्हारे पास अमीनो एसिड प्रेजेंट है, सल्फर एटम है, सबको पता है। तो प्रोलीन तुम्हारे पास क्या होता है, प्रोलीन में 6 मेंबर रिंग तो कभी नहीं होता प्रोलीन। तो ऑप्शन नंबर सी जाए भी दिख जाए वो तो गलत कर दो। तो ऑप्शन नंबर ये तो कभी नहीं हो सकता, C या D कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे पास क्या बचेगा अब, सिस्टीन में एमिनो एसिड हैविंग सल्फर एटम, ये तो तुम्हारे पास सही ऑप्शन है।
तो ये तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो ही रहा है। अगर तुम एक एक का स्ट्रक्चर देखने जाओगे, उसका भी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, क्योंकि पहले ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन, एसेंशियल अमीनो एसिड, ये तो तुम्हारे सबसे पता ही है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या क्या होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होता है। और उसके बाद ग्लाइसिन हैज नो काइरल सेंटर, ये ऑप्शन भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट में जो प्रोलिन है, ये तुम्हारे पास 6 मेंबर का, ये तो 5 मेंबर रिंग आता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके एक एक करके स्ट्रक्चर्स बना के देख लेते हैं, सीधी बात है, मतलब फंडा ही खत्म कर देते हैं। तो तुम्हारे पास जो ट्रिप्टोफैन होगा, ट्रिप्टोफैन और अर्जिनिन, तो तुम्हारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड्स यही है। तो हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर्स, ग्लाइसिन का कोई काइरल सेंटर नहीं है, क्योंकि ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तुम्हारे पास CH2 होता है, CH2 इधर तुम्हारे पास COH हो जाएगा, और इधर तुम्हारे पास NH2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास कोई काइरल सेंटर नहीं होगा, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास क्या है, दो दो तुम्हारे पास हाइड्रोजन ही है। ये तुम्हारा क्या, ये बॉन्ड बनाया था, उल्टा सीधा बॉन्ड। तो ये तुम्हारे पास इनएक्टिव हो जाएगा, ये इनएक्टिव सिस्टम हो जाएगा। ये तो तुम्हारे पास कायरल नहीं होगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा, तो नो कायरल सेंटर, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। उसके बाद सी ऑप्शन तुम्हारे पास प्रोलिन, प्रोलिन का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोलिन इधर CH2, इधर CH2, इधर क्या होता है, NH होता है, इधर NH होता है। इधर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने गलत बनाया, इसका उल्टा बनाया, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अगर हम लोगों ने प्रोलीन के बारे में बात करें, तो प्रोलीन का स्ट्रक्चर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, प्रोलीन तुम्हारे पास एक 5 मेंबर रिंग हो जाएगा, और 5 मेंबर रिंग के साथ साथ ये तुम्हारे पास इधर कार्बन COH हो जाएगा, और इधर तुम्हारे पास NH हो जाएगा। इतना क्लियर है। और सिस्टीन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिस्टीन का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, तो सिस्टीन का स्ट्रक्चर में भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इधर सल्फर कॉन्टेनिंग आ जाता है। अगर तुम सिस्टीन का, तो तुम ये देखो, ये जो क्वेश्चन था, ये बायोमोलिकुल्स का सिंपली बायोमोलिकुल्स का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में मतलब और कुछ करना ही नहीं था, सिंपली एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ के आओ, सीधा 4 नंबर लेके चले जाओ। जिसने चैप्टर को स्किप किया वो तो अलग बात है, उसका तो भाई मजे ही मजे। तो इधर तुम्हारे पास इधर COH हो जाएगा, और इधर तुम्हारे पास क्या होता है, NH2 का होता है। इधर कार्बन, इधर SH का फॉर्मेशन, इधर इधर SH मतलब सल्फर कॉन्टेनिंग है। इस SH को सिंपल सही से लिख देता हूँ, SH, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये इधर तुम्हारे पास सल्फर कंटेनिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ABD इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। प्रोपानॉल एंड प्रोपानोन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स फंक्शन, ये दोनों तुम्हारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करो, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट ए। तो प्रोपानेल एंड प्रोपानोन और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास जो दोनों है, तो मतलब इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो प्रोपानेल का स्ट्रक्चर बनाओ, तो प्रोपानेल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3, CH2, CHO हो जाएगा। और प्रोपानोन क्या हो जाएगा, CH3, तुम्हारे पास प्रोपानोन CO, फिर CH3 हो जाएगा। इधर हाइड्रोजन कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, इधर बीच में अरे यार, मिटा ही देता हूँ। CH3, उसके बाद तुम्हारे पास इधर CO हो जाएगा, इसके बाद फिर CH3 हो जाएगा। और इसका तुम ध्यान से बनाओगे, तो इधर तुम्हारे पास क्या होगा, CH3, इधर CHO, ये तुम्हारे पास हो रहा है। तो ये तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, ये तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास कीटोन हो जाएगा। ये कीटोन एल्डिहाइड, और ये तुम्हारे पास कीटोन हो जाएगा। तो प्रोपानॉल एंड प्रोपानोन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ये तो तुम्हारे पास एकदम बिल्कुल सही है। उसके बाद इथॉक्सी मीथेन एंड मिथॉक्सी प्रोपेन और मेटामर्स, इथॉक्सी इथेन का स्ट्रक्चर बनाओगे, तो तुम्हारे पास CH3, CH2, OCH2, CH3 आ जाएगा, ठीक है। और मिथॉक्सीमीथेन का बात करोगे, तो तुम्हारे पास CH3, CH2, CH2, और इधर तुम्हारे पास OCH3 आ जाएगा। और इधर तुम्हारे पास जो है इथॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सी प्रोपेन और मेटामर्स, ये भी तुम्हारे पास स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी, ब्यूट टू इन शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ए एंड बी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। उसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में ब्यूट टू इन बोला है, और ब्यूट टू इन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, CH3, और इधर टू इन बोला है ना। इधर तुम्हारे पास ट्रांस चीज तो कुछ मेंशन नहीं है, तो ट्रांस वाला भी अगर हम लोग कंसीडर करके चले, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तुम्हारे पास इन दोनों के अंदर इसका प्लेन ऑफ सिमेट्रिक होता है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक भी कोई प्रेजेंट हो गया, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर सकता। ये तुम्हारे पास ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली तुम्हारे पास इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली अगर इनएक्टिव हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी तो तुम्हारे पास गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऑप्शन नंबर
स्टेटमेंट नंबर डी में चले, स्टेटमेंट नंबर डी में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन एंड ब्यूट वन इन आर फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स ब्यूट वन इन, तो तुम्हारे पास इधर ब्यूट वन इन ऐसा होता है और ब्यूट टू इन ऐसा होगा, तो दोनों तुम्हारे पास दोनों क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स हो जाएगा, पोजिशनल आइसोमर्स, क्योंकि एक का डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन है में, एक का डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन में, तो इसका पोजिशनल आइसोमर्स हो जाएगा, इसका पोजिशन है, तो ये भी स्टेटमेंट डी भी गलत हो गया, तो इतना तो डी ऑप्शन तो था भी नहीं भाई। हाँ, तो लास्ट में पेंटेन एंड टू टू डाइमिथाइल प्रोपेनॉन चेन आइसोमर्स, तो पेंटेन का बारे में बात करें तो पेंटेन का क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर तुम्हारे पास, नॉर्मल आएगा ऐसे, और टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन, तो डाइमिथाइल प्रोपेन क्या आ जाएगा तुम्हारे पास इधर, सिंपली इधर एक एक आ जाएगा, तो दोनों तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर्स हो जाएगा, क्योंकि एक का लॉन्ग चेन है, एक का ब्रांच चेन है, तो स्टेटमेंट नंबर वन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें ए बी एंड ई इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है इतना, तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि तुम्हारे पास कैरियर्स मेथड से फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्फर पूछा है, तो कैरियर्स मेथड में 0.75 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड के 1.2 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर का परसेंटेज पूछा है। अगर सल्फर का परसेंटेज पूछा है, इधर सिंपली बात देखो कि तुम जब परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने जाओगे, उसका मतलब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट पूछेगा, मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट इनटू तुम्हारे पास पूछे इनटू बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर 0.75 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 1.2 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, फाइंड परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर का परसेंट मोल्स, सल्फर का मॉलिक्यूलर का वेट क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास वेट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट आ जाएगा, क्या लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट आ जाएगा, बेरियम सल्फेट अगर आ गया इंटू तुम्हारे पास इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसका तुम करने जाओगे तो मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट की जगह, तो इसके जगह क्या आ जाएगा, 1.2 ग्राम आ जाएगा, इसका 1.2 ग्राम आ गया। उसके बाद तुम्हारे पास इंटू 32 था, और इंटू 32 और मोल्स ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट क्या आ जाएगा, 233 आ जाएगा, इंटू 100 करोगे तो इसका तुम्हारे पास अल्टीमेटली कितना आएगा, 21.97% आएगा। इसका तुम कैलकुलेट करने जाओगे तो 21.97% आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा, 21.97% हो गया। इतना क्लियर है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कंपाउंड A gives positive hydroform test but negative tolerance test. Acidic hydrolysis of A gives product B which gives positive tolerance test and also give iodoform test. ठीक है, इतना क्लियर है। और कंपाउंड A कैन बी, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट होने के लिए तुम्हारे पास सीधा मतलब हाइड्रोलाइसिस के बाद भी टोलेंस टेस्ट देगा, और मतलब हाइड्रोलाइसिस के पहले भी टोलेंस टेस्ट दे रहा है, तो टोलेंस टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों दे रहा है। टोलेंस टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए तुम्हारे पास सिंपली क्या है, जो कार्बन से रिलेटेड है, तो इसमें तुम्हारे पास इस कार्बन पे एक ना एक हाइड्रोजन तो तुम्हारे पास पक्का रहना चाहिए। इसमें देखो, इसमें एक हाइड्रोजन तो है, तो इसमें अगर करने जाओगे तो ये तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन है, तो ये ओ सी एच थ्री इधर हाइड्रोजन है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, तो ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर फोर में तो कभी नहीं हो सकता। और इधर देखने जाओगे, इधर दूसरे साइड में भी मिथाइल मिथाइल प्रेजेंट है, CH3CO CH3 प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड और ऑप्शन नंबर थर्ड हो सकता है। ऑप्शन नंबर, अब देखो इधर तुम इसके एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने जाओगे तो इधर जो कीटोन है, इसका तुम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो तुम इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इधर से तो वो तो तुम्हारे पास पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास टू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट भी दे रहा है, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट भी दे रहा है, और पॉजिटिव तुम्हारे पास पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसका तुम क्या करोगे, इसके लिए तुम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मतलब H3O प्लस सॉल्यूशन में जाओगे, H3O प्लस मतलब H प्लस H2 में जाओगे, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इधर तुम्हारे पास ये इंटैक्ट रहेगा, और इधर OCH3 निकाल के अल्टीमेटली तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन जो था, और इधर तुम्हारे पास एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा,
तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव, ये भी तुम्हारे पास जो CHO बन गया, CHO तुम्हारे पास क्या देगा, CHO पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट देगा, पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट भी दे रहा है, और तुम्हारे पास क्या जाएगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के लिए, मोस्ट स्टेबल होने के लिए तुम्हारे पास क्या करना होगा, सबसे ज्यादा चेक करो किसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है। अब देखो सारे केसेस में कोवेलेंट बॉन्डिंग कोवेलेंट से तुम्हारे पास कोवेलेंट नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे सेम है। अब इसमें देखना क्या है कि लीस्ट स्टेबल देखने के लिए देखो कहीं ना कहीं भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, वो लीस्ट स्टेबल बन जाएगा। भाई कभी भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो अब देखो कि किस स्ट्रक्चर के केसेस में जो पॉजिटिव नेगेटिव है, जो मतलब दोनों एलाइक चार्जेस है, वो एलाइक चार्जेस बहुत क्लोज प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा क्लोज प्रेजेंट किसमें होगा, देखो इसमें इसमें 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन का इसमें फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन के केस में ये 4 हो जाएगा, ये 4 और 5 पोजीशन में प्रेजेंट है, ये 3 और 5 पोजीशन में प्रेजेंट है, और इधर भी तुम्हारे पास 1 2 3 4 1 5 प्रेजेंट में प्रेजेंट है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्ज, बोथ द पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट, मतलब एडजेसेंट पोजीशन में प्रेजेंट है। both the positive charges both the positive charges both the positive charges are present in the are present in adjacent position। अगर adjacent position में present है तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों में repulsion होगा, दोनों में repulsion कम करेगा, दोनों में अगर repulsion होगा तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा, लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा, लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो उसके बाद सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी मतलब तुम्हारे पास आएगा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में देखते हैं। न्यूमेरिकल ऑप्शंस में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 में, और टू केमिकल रिएक्शन ए एंड बी इफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिवेशन एनर्जी इज 20 किलोजूल एट 300 केल्विन डिटरमाइन ln। ये K2/K1 होगा। ठीक है, ये K2/K1 होगा, इतना क्लियर रखना। तो इस केस के लिए तुम्हारे पास सिंपली क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए पहले ए से तुम्हारे पास पहला रिएक्शन जा रहा है, टू केमिकल रिएक्शन ए एंड बी इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला होता है, जो एलेन के वन, आर्हेनियस इक्वेशन लगाओ। आर्हेनियस इक्वेशन से एलेन के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी होगा ना। अब इसमें एलेन लगाओ, एलेन के वन क्या आ जाएगा, एलेन ए ए प्लस एलेन ए माइनस ई ए बाई आर टी लग जाएगा, ई ए वन हो जाएगा इस केस के लिए। और ln k2 क्या हो जाएगा, ln k2 इज इक्वल टू ln a माइनस E2/RT, E2/RT हो जाएगा ना, इतना क्लियर है ना। अब तुम्हें चाहिए ln k2/k1 चाहिए, तो तुम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर दो। तो इधर तुम्हारे पास ln k2 माइनस ln k1 क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास ln a तो कट जाएगा ना। अब ln E a1/RT माइनस E a2/RT हो जाएगा ना, कितना क्लियर है। तो इधर क्या बन जाएगा, ln k2/k1 बन गया इधर एक केस से, और माइनस उधर तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, E a1 माइनस E a2। 1/RT को अगर कॉमन भी ले लो, E a1 तुम्हारे पास 20 किलो जूल है, डिफरेंस बिटवीन दर एक्टिवेशन एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन ही बोला है ना। तो E a1 माइनस E a2 तुम्हारे पास 20 किलो जूल आ रहा है, तो इसको ln k2/k1 का वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो रहा है, इधर 20 किलो जूल है, 20 किलो जूल को मैं 20 इंटू 1000 लिख रहा हूँ इन इनफॉर्मस जूल, और नीचे आर हेट और टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है तुम्हारे पास 300 है, और आर का वैल्यू लेने बोला है 8.3 जूल लेना बोला है, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसको सॉल्व करने जाओगे तो इधर तुम्हारे पास 10 आएगा, इधर तुम्हारे पास 3 आएगा, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 200/16 आ रहा है, और इसका तुम ऑलमोस्ट कैलकुलेट करके देखोगे तो 8.032 आ रहा है, 8.032 इसका तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो तुम्हारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 21 का, सॉरी करेक्ट ऑप्शन बोल रहा हूँ, इसका तो न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसका तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.032। ठीक है, इतना क्लियर है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, ये तो क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का पहले क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है 10 मोल्स ऑफ, तो भाई पूरा चैप्टर मतलब पूरा शिफ्ट है तुम्हारे पास स्टोइशियोमेट्री, और उससे बढ़ गया, जस्ट अ सेकंड।
हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 30 डिग्री टू 40 डिग्री बोला है। एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, इंटरनल एनर्जी का कितना चेंज है, और ये किलो कैलोरी में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सीधा तुम्हारे पास ये थर्मोडायनेमिक्स का ये भी क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से आया, और थर्मोडायनेमिक्स के ये क्वेश्चन में तुम्हारे पास सिंपली क्या पूछा है, सीपी सीपी का रिलेशन तुम्हें अच्छे से पता है। सीपी तुम्हारे पास कितना रहेगा, सीपी तुम्हारे पास 7 किलो कैलोरी बोला है। तो 7 सीपी अगर तुम्हारे पास इधर सीपी कितना दिया है, सीपी दिया है 7 कैलोरी पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स ये दिया है। और तुम्हारे पास सीपी सीपी का रिलेशन क्या होता है, सीपी सीपी जब तुम एक मोल के लिए बात करोगे तो सीपी माइनस सीपी इजिकल टू आर हो जाएगा। सीपी माइनस सीपी इजिकल टू आर हो गया। और इधर सीपी कितना दिया है, 7 माइनस सीबी इक्वल टू आर हो जाएगा। और कैलोरी में बात करोगे तो सीबी कितना हो जाएगा, 7 माइनस आर तो ऑलमोस्ट 5 कैलोरी। 5 कैलोरी पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इतना हो जाएगा। इतना अगर क्लियर है, उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोला है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू हो जाएगा। डेल्टा यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, एनसीबी डी एनसीबी एनसीबी डेल्टा टी है। एनसीबी डेल्टा टी में नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे पास क्या है, 10 मोल्स दिया है। तो 10 इंटू सीवी कितना दिया है, सीवी तुम्हारे पास अभी 5 कैलोरी मोल इनवर्स 5 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और डी टेम्परेचर डिफरेंस क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो तुम्हारे पास 10 केल्विन का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका तुम कैलकुलेट करोगे तो 10 इंटू 10 100 और 500 आ जाएगा। तो तुम्हारे पास 500 कैलोरी तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। और इधर आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू तुम्हारे पास 2 कैलोरी मोल इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आ जाएगा, इसका तुम्हारे पास 500 कैलोरी आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में चलते। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, मोलर कॉन्डक्टिविटी का क्वेश्चन है। मोलर कॉन्डक्टिविटी का क्वेश्चन है, तो तुम देखो सीधी बात है, इसका पीएच कितना होगा, पीएच दिया है 5 दिया है। इसका पीएच तुम्हारे पास अगर 5 दिया है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या बन जाएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे पास 10 टू द पावर माइनस 5 बन जाएगा। अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 5 बन जाएगा, H प्लस और एच एक्स टूट रहा है ना, तो एच एक्स और 5 एंड 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बोला है। तो तुम्हारे पास एच एक्स कितना बन जाएगा, एच एक्स डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा है। तो एच एक्स का टूटना एच एक्स इंटू अल्फा हो जाएगा। तो एच एक्स इंटू अल्फा के जगह में क्या लिख सकता हूँ, एच एक्स इंटू लैम्डा मोलर बाय लैम्डा मोलर इन्फिनिटी, यही हो जाएगा लैम्डा मोलर बाय लैम्डा मोलर इन्फिनिटी। तो इससे तुम लैम्डा मोलर कितना कैलकुलेट करोगे, लैम्डा मोलर इक्वल टू लैम्डा मोलर का फॉर्मूला क्या है, के इंटू 1000 भाई तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एच एक्स का कॉन्सेंट्रेशन ए आ जाएगा। अब जो तुम्हारे पास के है, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू जी नॉट आ जाएगा। जी इंटू जी स्टार जो भी बोलो, इसका कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 साइमन सेंटीमीटर इंटू तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, इंटू तुम्हारे पास 15 सेंटीमीटर दिया, 15 सेंटीमीटर बाय एरिया तुम्हारे पास एल बाई 1 सेंटीमीटर। तो 15 इसका इक्वल टू तुम्हारे पास इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होएगा। तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो था 10 टू द पावर माइनस 5 था, इक्वल टू एच एक्स का कॉन्सेंट्रेशन इंटू तुम्हारे पास अल्फा। अब अल्फा की जगह तुम्हारे पास क्या है, लैम्डा एम बाई लैम्डा इन्फिनिटी है। तो लैम्डा एम जो है, लैम्डा एम तुम्हारे पास कितना, के इंटू 1000 मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। भाई तुम्हारे पास लैम्डा एम इंफिनिटी आ गया, ये तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास इतना आ गया, इंटू एच एक्स आ जाएगा, इंटू एच एक्स ये तुम्हारे पास अल्फा का वैल्यू आ गया। अब इधर से तुम्हारे पास सिंपली कैलकुलेट करना क्या है, इसके इससे तुम लैम्डा एम इंफिनिटी निकालने बोला है, लैम्डा एम इंफिनिटी तो ये तुम्हारे पास खत्म हो गया। और लैम्डा एम इंफिनिटी इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 क्यूब। भाई तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 5 आ जाएगा। तो 6 इंटू 10 टू द पावर इसको तुम इसमें कैलकुलेट करोगे तो 6 माइनस 5 ऊपर जाएगा तो 6 1/4, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 4 आ जाएगा। तो 6 इंटू 10 टू द पावर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स वॉल इनवर्स, इसको तुम मीटर में कन्वर्ट करने जाओगे तो 6 साइमन मीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर माइनस 2 होगा, सॉरी साइमन सेंटीमीटर माइनस 2 हो जाएगा। और इधर से तुम्हारे पास सीधी बात क्या है, इधर 6 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में पूछा है, तो 6 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 3 का 6 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 3 का आंसर तुम्हारे पास 6 हो जाएगा। इतना अगर क्लियर है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, इधर सिंपली बात है, NaCl के साथ तुम K2Cr2O7 का रिएक्शन करोगे, और या फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का। तो NaCl के साथ
जब तुम K2Cr NaCl सॉलिड के साथ K2Cr2O7 O7 सॉलिड का रिएक्शन करा रहे हो और उसके उसके साथ क्या दे रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, CrO2Cl2 बन जाएगा। ये अगर CrO2Cl2 का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद जब ए CrO2Cl2 बन रहा है, अब CrO2Cl2 के साथ जब तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, Na2CrO4 बन जाएगा। Na2CrO4 को अब जब Na2CrO4 के साथ जब तुम NaOH, ये तो तुम्हारे पास बेसिक मीडियम था, इसके साथ तुम H2O2 या फिर H2SO4 दे रहे हो, मतलब पेरोक्साइड एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में पेरोक्साइड, तो ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, CrO5। तो सीधी बात है, जो तुम्हारे पास CrO5 है, CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ऐसा तुम्हारे पास CrO5 होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अगर इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होगा, अब देखो CrO5 का इन C इज इक्वल टू O2 माइनस आयन, तो तुम्हें पता है क्रोमियम क्या है, क्रोमियम, अगर क्रोमियम इधर 6 प्लस में प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन तुम्हारे पास 2 माइनस में होगा और 4 ऑक्सीजन तुम्हारे पास O2 2 माइनस में प्रेजेंट होगा, सॉरी, टू ऑक्सीजन, दो दो तुम्हारे पास O2 2 माइनस होगा, क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम्स है ना, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ O2 2 माइनस, इधर तुम्हारे पास x क्या आ जाएगा, x तुम्हारे पास 2 आ गया। अब उसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन सी CrO5 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स तुम्हारे पांच है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन सी, क्रोमियम इसका 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस 5 11 और 12 13 हो जाएगा, तो इसका आंसर तो तुम्हारे पास 13 आ रहा है, 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है, फाइंड द इन द परसेंटेज नाइट्रोजन, परसेंटेज नाइट्रोजन इन द फाइनल प्रोडक्ट बोला है फॉर द सीक्वेंस। अरे यार, सीक्वेंस लिखना ही भूल गया। इसका क्या था, इनवॉल्व नाइट्रोजन, तो तुम्हारे पास इधर क्या था, इधर तुम्हारे पास पहले बेंजीन था, इधर तुम्हारे पास बेंजीन दिया है, और बेंजीन के साथ साथ तुम्हारे पहले पास क्या बोला है, नाइट्रेशन करने के लिए, तो नाइट्रेशन करने के लिए HNO3 देगा, HNO3 और H2SO4, ये क्वेश्चन में दिया था, मैं क्वेश्चन को ही लिख देता हूँ। उसके बाद SNHCl था, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या था, इसके बाद CH3COCl था, CH3COCl था। फोर्थ क्वेश्चन में इधर क्या था, HNO3 और H2SO4 था, HNO3 H2SO4 था, और फिफ्थ पॉइंट में क्या था, H2O, और तुम्हारे पास OH माइनस था। इतना क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में देखो, HNO3 H2SO4 तुम्हें पता है ये क्या होता है, मिक्स्ड एसिड होता है, मतलब NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद SNHCl है, SNHCl क्या करेगा, NO2 को कन्वर्ट करके क्या फॉर्मेशन करा देता है, NH2 का फॉर्मेशन कर देता है। इसके बाद तुम्हारे पास CH3COCl दो, CH3COCl क्या है, नाइट एमोनिया से इधर अटैक करेगा, क्लोरीन निकल जाएगा, तो इधर तुम्हारे पास क्या फॉर्मेशन होगा, NHCOCH3 फॉर्मेशन हो जाएगा। NHCOCH3 के बाद उधर तुम्हारे पास SNH, सॉरी, HNO3 फिर से दिया है, HNO3 और H2SO4, HNO3 HNO3 और H2SO4 दिया है, HNO3 H2SO4 तुम्हारे पास सिंपली क्या करेगा, HNO3 H2SO4 दे रहा है, तो नाइट नाइट NO2 प्लस का जनरेशन करेगा, NO2 प्लस का जनरेशन करेगा, ये इधर से आएगा और पैरा पोजीशन से NO2 में अटैक करेगा, तो इधर तुम्हारे पास N ऊपर क्या था, NHCOCH3 था, और नीचे तुम्हारे पास क्या फॉर्मेशन होगा, NO2 फॉर्मेशन होगा। उसके बाद लास्ट पे क्या दिया है, H2 और OH माइनस बेसिक मीडियम दिया है, तो इधर तुम अगर मैं इसको इसको खोल के लिखो, इधर NH और इधर क्या है तुम्हारे पास COCH3 है, ठीक है, तो तुम्हारे पास जो OH माइनस है इधर अटैक करेगा, इधर अटैक करके इधर से खोल देगा, तो इधर तुम्हारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ऊपर NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, नीचे तुम्हारे पास NO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के लिए तो पैरा नाइट्रो एनिलीन हो जाएगा, पैरा नाइट्रो पैरा नाइट्रो एनिलीन इसका स्ट्रक्चर हो रहा है, पैरा नाइट्रो एनिलीन इसका अगर स्ट्रक्चर हो रहा है, इसका देखो टोटल मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आ जाएगा, इसका 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन 72, और 72 माइनस 2 70, इसका 72 कार्बन का, और हाइड्रोजन का कितना आ रहा है, हाइड्रोजन इधर इधर 6 आ रहा है, इधर 6 into 12 इसका 6 आ जाएगा। एक सेकंड, इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालने जाओगे तो तुम्हारे पास कितना आ रहा है, इधर से 4 आ रहा है, और 78 माइनस 76 आ गया, ठीक है। इसके बाद 76 और दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन का दो कर दिया, दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन का 28 हो गया, और तुम्हारे पास दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का तुम्हारे पास 32 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास टोटल 138 ग्राम मोल इनवर्स आ गया, 138 ग्राम मोल इनवर्स आ गया। अब सीधी बात है देखो, जिसमें तुम्हारे पास परसेंटेज नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, परसेंटेज नाइट्रोजन निकालने जाओगे तो इसका परसेंटेज नाइट्रोजन मतलब 28/138 हो जाएगा, इंटू तुम्हारे पास 100 हो गया, 28/138 इंटू 100 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 20.29% हो जाएगा, तो इसका 20.29% इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो परसेंटेज नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 20.29%, ठीक है। इतना क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 25 भी खत्म हो गया। तो आज का जितना भी क्वेश्चंस मतलब जितना भी केमिस्ट्री का क्वेश्चंस आया था,
मेरे पास इस शिफ्ट में ये तुम्हारे पास ऑलरेडी खत्म हो गया, मतलब जितने भी क्वेश्चन जेई मेंस 2026 21 जनवरी का फर्स्ट पेपर मतलब शिफ्ट वन में आया था, वो उतना क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस मैंने डिलीट कर दिया। सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब सारे क्वेश्चंस करने का ये फायदा हुआ कि देखो, एक बात है, जो तुम्हारे पास शिफ्ट वन था वो तुम्हारे पास फिजिकल डोमिनेंट हुआ। अब मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि तुम्हारे पास कौन सा शीट में कौन सा वेटेज से वो ज्यादा बेटर प्रेफरेंस दे रहा है। तो आज का वीडियो इतना ही था, क्योंकि अभी मुझे शिफ्ट टू का भी वीडियो बनाना है। शिफ्ट टू का जितने भी क्वेश्चन आया था वो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो तुम्हारे पास एक बात इंपॉर्टेंट वो याद रखना, एग्जाम बहुत ध्यान से दो। एग्जाम्स ऐसा नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन टफ जा रहा है, क्वेश्चन टफ नहीं है, मगर थोड़ा सा केमिस्ट्री का जो है वो बहुत आसान सा जा रहा है। मैथ्स बहुत टफ जा रहा है, मतलब मैथ्स रिलेटिवली केमिस्ट्री फिजिक्स के रिस्पेक्ट में बहुत टफ गया है। और केमिस्ट्री का जितने भी क्वेश्चन है इसमें ना पहली बार जो एनसीईआरटी को फॉलो करने बोलता हूँ, तो एनसीईआरटी को फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो ध्यान के रखने के करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉर्निंग शिफ्ट का इतना ही क्वेश्चन था केमिस्ट्री का, वो तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो जेईई मेंस 2026 का 21 जनवरी का ही शिफ्ट टू का पेपर सॉल्यूशन आ जाएगा। और ये भी जितने भी क्वेश्चन है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन का कुछ अंतर हो सकता है, बट 3-4 एकेडमी का मैंने क्वेश्चन देख के ही क्वेश्चन लिया। तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा अंतर रहेगा, इतना ही बोलना था। और जो भी बच्चा 22 जनवरी में जा रहा है तो 21 जनवरी का वीडियो थोड़ा सा एक बार देख के जाओ, तो 21 जनवरी का थोड़ा सा वो अच्छा भी हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग एक बार करके जाओगे, क्योंकि मतलब कुछ क्वेश्चंस रिपीट या फिर कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए तो तुम्हारा ही फायदा होता है। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी। ओके, नेक्स्ट वीडियो कुछ ही घंटे में आ जाएगा, जो कि तुम्हारे पास शिफ्ट टू का हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, स्टे सेफ, गुड नाइट।